माँ के स्तन के अंदर जो पानी जो स्तनपान होता है, उसमें जो पानी का जो प्रमाण है, वो इतना परफेक्ट रहता है कि स्टडी में ऐसा देखा गया है, जो माँ ड्राई डेज़र्टेड एरिया यानी रेगिस्तान जैसे ड्राई हॉट एरिया में भी रहती हो, तब भी उसको ऊपर से पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती 6 महीने तक की। ये जो माँ का जो दूध रहता है, वो एंटीबॉडीज़ बहुत रहते हैं उसमें। एंटीबॉडीज़ यानी जो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले जो हमारे सेल्स है, प्रोटीन्स रहते हैं वो एक प्रकार के, वो माँ के दूध से उनको मिलते हैं। क्योंकि माँ जो है, वो बहुत सालों से काफ़ी इन्फेक्शंस को एक्सपोज़ हुई रहती है। उसके शरीर में वो रोगों के प्रति एंटीबॉडीज़ तैयार हुई रहती है, जो रेडीमेड बच्चे के इसमें जाती है। बच्चे को एंटीबॉडीज़ की क्यों ज़रूरत रहती है? क्योंकि उसकी खुद की एंटीबॉडीज़ तैयार होने के लिए, खुद की रोग प्रतिकार शक्ति तैयार होने के लिए उसको टाइम लगता है। 3 से 6 महीने का टाइम या 1 साल तक के उसको खुद के धीरे-धीरे वो अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसलिए हम जब टीकाकरण भी करते हैं बच्चों को अलग-अलग बीमारियों के, तो वो भी हम 1 साल के अंदर ही मैक्सिमम टीकाकरण होता है। चाहे वो डीपीटी रहे, पोलियो रहे, एच इन्फ्लुएंजा रहे, निमोनिया रहे या ट्यूबरकुलोसिस रहे। हर टाइप के जो वैक्सीन्स हैं, वो हम उनको रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो माँ के दूध से बच्चे को डायरेक्ट मिलते हैं। माँ के दूध में एक लैक्टोबैसिलस बाइफिडस नाम का सूक्ष्म जीवाणु रहता है, बैक्टीरिया। वो बच्चे को अलग-अलग बीमारियों से प्रिवेंट करता है। माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन रहता है, वो व्हे प्रोटीन रहता है। व्हे प्रोटीन लैक्टैल्ब्यूमिन के फॉर्म में रहता है। वो प्रोटीन जो रहता है, वो 80% है माँ के दूध में, 80%। तो वो इतना हेल्पफुल रहता है, ईज़िली डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन रहता है। ये प्रोटीन के कारण माँ का दूध गाय के दूध से सुपीरियर हो जाता है। जब भी बच्चे को दूध नहीं आता, तो हम गाय का ही दूध प्रेफ़र करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, सब हम अभी देख रहे हैं। अभी कैल्शियम इज़ टू फॉस्फोरस का जो रेशियो है, 1:2 का, ये इतना आइडियल रेशियो है कि जो सिर्फ़ माँ के दूध में ही प्रेज़ेंट रहता है। माँ के दूध में आयरन की जो लौह तत्व कम होने के बावजूद भी उसके अंदर एक लैक्टोफेरिन नाम का एंजाइम रहता है फिर से। ये लैक्टोफेरिन क्या करता है, जितना भी आयरन अवेलेबल रहता है उसको बाइंड कर लेता है, यानी पकड़ के रखता है और बच्चे को अवेलेबल करा देता है। साथ-साथ ये जो लैक्टोफेरिन है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी है, यानी बैक्टीरियाज़ की भी ग्रोथ वो होने नहीं देता। और ये जब आयरन को पकड़ के रखता, तो ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया रहता, सीरियस इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस जो करता है बच्चे के पेट के अंदर, उसको रोकने में कारगर होता है लैक्टोफेरिन। क्योंकि वो ई कोलाई को आयन लगते रहता है और आयन को लैक्टोफेरिन बाइंड करके रखता है। इसके कारण क्या होता है कि आयन अवेलेबल होने के कारण बच्चे को एनीमिया नहीं होता, यानी रक्त की कमी नहीं होती। और जो माँ का जो दूध रहता है, वो एग्जैक्ट टेम्परेचर का रहता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर से आता है। तो जो टेम्परेचर चाहिए बेबी को दूध का, वो परफेक्ट टेम्परेचर सिर्फ माँ के दूध से ही उसको मिलता है। माँ का और एक ईज़ी हो जाता है माँ को कि माँ ईज़िली कहीं पर भी घूम फिर सकती है। जिस माँ को ऊपर का दूध पिलाना पड़ता है, उसको कहीं पर भी जाना है, तो डब्बा साथ में लेके जाओ, बॉटल लो या फिर कटोरी चम्मच जो भी है गरम करो। ये सब जो तकलीफ़ है उससे माँ को छुटकारा मिलता है, वो ईज़िली इधर-उधर जा सकती है। ये जो दूध है, वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसा कि जो माँ अगर वो अपना न्यूट्रिशन अगर अच्छा रखती है और उसको प्रॉपर लैक्टेशन होता है, यानी दूध बहुत अच्छा आता है, तो इससे सस्ता कोई दूध नहीं हो सकता माँ से। क्योंकि जब भी जिसको ऊपर का दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी फ़ॉर्मूला फ़ीड भी निकले हैं, वो बहुत कॉस्टली हो जाती है। कभी-कभी 3 से 4 हज़ार रुपए महीने का खर्चा आपको लग सकता है। गाय का दूध खरीदना, यानी वो भी अपने को खर्चा करना ही पड़ता है। और जो बच्चा स्तनपान करता है, माँ का जो दूध पीता है, उसको काफ़ी इन्फेक्शन से उसका बचाव होता है। उसको कभी निमोनिया नहीं होता, उसको सर्दी-खाँसी नहीं होती है, उसको बुखार नहीं आता, उसको डायरिया या दस्त नहीं लगते हैं। तो ये सभी चीज़ें जब अवॉइड होती है माँ माँ के स्तनपान से, तो आपके डॉक्टर के पास जाने का खर्चा कम हो जाता है, आपको मेडिसिन्स कम लगती है, तो इस प्रकार ये इकोनॉमिकल भी है। और माँ का जो दूध है, वो बहुत स्टेराइल होता है। स्टेराइल इन द सेंस जंतु रहित होता है, क्योंकि उसमें मिनिमम कंटैमिनेशन हुआ रहता, क्योंकि वो स्तन के अंदर रहता है और जितनी ज़रूरत है उतना बच्चा दूध पी लेता है। बाद में वो स्तन के अंदर ही रहता है, इसलिए जब भी ज़रूरत पड़ी तब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जंतु रहित रहता है अंदर रहने के कारण, बॉडी के अंदर रहने के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है अभी जो आ रहा है, वो है ब्रेस्ट मिल्क इंश्योर स्टेबिलिटी और इमोशनल बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है
कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, माँ के पेट से जब वो बाहर आता है, तब वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है, इसलिए वो रोने लगता है। जब वो माँ के पास जाता है तो उसको स्टेबिलिटी लगती है, कंफर्म सिक्योरिटी फीलिंग होती है, और उसको जैसा इमोशन, और इसके साथ स्टेबिलिटी के साथ साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी होता है। इमोशनल बॉन्डिंग का मतलब क्या है? भावनात्मक लगाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कहते हैं कि जब आप स्तनपान करते हो और गर्भस्थ होते हुए भी आपको, आप इस वेबिनार के माध्यम से सब बताया जा रहा है कि आपके चिंतन, चरित्र, व्यवहार, आचरण, विचार कैसे हो, सिर्फ माँ के ही नहीं, उसके साथ साथ परिवार के भी, क्योंकि आपको एक संस्कारित शिशु को जन्म देना है, उसका संगोपन करना है, और माँ का सानिध्य जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है बच्चे के साथ में। इसलिए कहते हैं माता निर्माता भवती। तो माँ के ही हाथ में है मैक्सिमम आप संस्कारित बच्चे को कैसे गढ़े। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का एक ही उद्देश्य है कि हम अच्छे संस्कारित बच्चे निर्माण करें और उनको संगोपन करें। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का जो उद्देश्य है, गुरुदेव ने बताया था कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण। तो आप एक तरह से राष्ट्र निर्माण के और अग्रसर होते होते हुए चले जाएंगे जब आप संस्कारित बच्चे को जन्म देंगे। जब भी शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है तो जीजा माता का नाम आता है। जब भी नेपोलियन का नाम आता है तो मारिया बोनापार्ट का नाम आता है। जब भी भरत का नाम आता है, जिससे हमारा देश का नाम पड़ा है भारत, तो उस समय हम शकुंतला को याद करते हैं। तो इसी तरह आपको भी इसी तरह का बच्चा संस्कारित गढ़ना है, तो आपको उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको इमोशनल बॉन्डिंग सेट कर देगा। अब कभी-कभी क्या हो जाता है, जो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क जिस बच्चे को नहीं मिलता, किसी कारणवश उसकी माँ चली जाती है या डेथ हो जाती है माँ की, या स्तनपान नहीं मिलता उसको, तो वो इमोशनल डिप्राइवेशन सिंड्रोम का भी शिकार होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा सहमा-सहमा, उदास, नाराज या फिर अकेलापन महसूस करता है। दूसरी तरफ एखादा बच्चा क्रोधी होता होता है, इरिटेबल होता है, या कभी-कभी स्टडी में ऐसा भी देखने में आया है कि ये बच्चा आगे चल के बड़े क्राइम को भी अंजाम दे सकता है। और ये जो स्तनपान है, ये बच्चे को सिक्योरिटी देता है, यानी सुरक्षा प्रदान, उसको सुरक्षित लगता है। जब माँ उसको प्यार से अपने गोद में लेके स्तनपान करती है, तो उसको एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो माँ को पहचानते रहता है पहले से, उसकी धड़कन को पहचानते रहता है। तो इस प्रकार ये जो बच्चा जो स्तनपान करता है, अति महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए स्तनपान, क्योंकि हर चीज़ से उसको बचाता है वो। और जो गाय के दूध से भी ये इतना ज़्यादा हेल्दी है और इससे इतने सारे उसको फ़ायदे होते हैं। ये स्लाइड जो है, ये नहीं दिखता? नहीं, ते आपल्याला दिसत आहे फक्त फॅक्टर कॉजिंग. अभी ये जो स्लाइड देख रहे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिए। ये जो स्तन है, ये निप्पल है। जब हम बच्चे को निप्पल को लगाते हैं, सकिंग करने को लगाते हैं, तो एक रिफ्लेक्स जाता है यहाँ से, स्टिमुलस जाता है, जिसको हम मैसेज भी बोल सकते हैं, जिसको एक इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, या स्टिमुलेशन। जो जब हम बच्चे को निप्पल को लगाते हैं, तो ये स्टिमुलस जो जाता है, इन्फेंट स्टिमुलस, ये जाता है ब्रेन में। और ब्रेन में हमारे एक ग्लैंड है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड है। वो बहुत ही छोटे प्रमाण में सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से या एंडोक्राइन ग्लैंड से, और लेकिन उसके स्पेसिफिक फंक्शंस रहते हैं। अब जब ये स्टिमुलस ब्रेन में जाता है, ये जब स्टिमुलस यहाँ ब्रेन में जाता है, तो यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी यानी सामने वाला पिट्यूटरी का भाग ग्रंथि का, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर यानी सामने वाले भाग से प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, और पीछे वाले भाग से ऑक्सीटोसिन। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, माँ के स्तन में जो सेल्स रहते हैं उसमें मिल्क सीक्रेट करता है, यानी तैयार करने में हेल्प करता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ब्रेस्ट के सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी दबोचता है। तो जैसे फोर्स से दूध बाहर निकलता है, उसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं हम। तो ये जब सब चीज़ें होती है ब्रेस्ट के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि बच्चे को स्तन को लगाना, तब जाके ये सब कंप्लीट होता है। ये स्टिमुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी स्तन को सकिंग को लगाएंगे, रिफ्लेक्स जनरेट होगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से हार्मोन्स निकलेंगे और हार्मोन से दूध तैयार होगा। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, और एक यूजफुल उसका काम क्या है,
जब वो ब्रेस्ट के सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसी समय वो यूट्रस के मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस समय डिलीवरी हुई रहती है। तो माँ को किस तरह से ये हेल्पफुल है, आप देखिए आगे। ये जो है ब्रेस्ट का मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है, जो मैंने आपको अभी समझाया। ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं, ये इसके अंदर ये मैंने जो अभी हार्मोन आपको बताया प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क सिक्रेट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स है, ये इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, उसमें से प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन तैयार होता है और ये सेल्स में वो दूध तैयार करने के लिए मदद करता है। ये दूध तैयार करने, इधर दूध तैयार होता है ये सेल्स में। इसके सराउंडिंग आप देख रहे होंगे, ये मसल सेल्स हैं, ये ब्लैक कलर के जो दिख रहे ऐश कलर के, ये मसल सेल्स हैं। ये मसल सेल्स ऑक्सीटोसिन इनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ दूध तैयार रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो इसके कारण यहाँ से दूध निकला और ये दूध धीरे धीरे करके ये डक्ट्स के माध्यम से, ट्यूब्स के माध्यम से यहाँ पे ये कलेक्ट हुआ है। इसको लैक्टिफेरस साइनस बोलते हैं, या मिल्क यहाँ पर कलेक्ट होता है यहाँ से तैयार होने के बाद में। अब आप देख रहे हैं, ये निप्पल है, यहाँ से दूध बच्चा सक करता है, और ये एरियोला है। अब ये एरियोला है ना, ब्लैक सराउंडिंग जो टिश्यू रहता है सर्कल ब्रेस्ट के आजू बाजू में, उसको एरियोला बोलते हैं। और आगे में आपको समझेगा कि हमको जो लैचिंग है, यानी बच्चे को हम स्तनपान कराते हैं तब बच्चे का निप्पल किस तरह से बच्चे के मुंह में चाहिए। अब ये कर्सर कुठे दे, अब ये इथे ये जो ट्यूब्स है ये एरियोला में है। तो जब बच्चा यहाँ तक लैच करेगा, यानी ब्रेस्ट को अपने मुंह के अंदर लेगा, तो ये कॉम्प्रेस होके सकिंग जब वो करेगा तो निगेटिव प्रेशर से उसको ये जो दूध तैयार हुआ है ये उसके पेट में जाएगा। अब आप देखेंगे कि माँ को इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैंने आपको अभी दिखाया, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है ब्रेस्ट के, और साइमल्टेनियसली उसी समय यूट्रस की भी करता है। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में ब्लीडिंग होता है, तो वो ब्लीडिंग कम करने के लिए ये ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत मददगार है। तो ये कैसे निकल पान करने से, तो माँ को इससे फायदे होते हैं। अब जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो फैट डिपॉजिट होता है, वो धीरे धीरे जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो ये फैट धीरे धीरे बर्न होने लगता है। आप स्टार्टिंग में देखोगे, जब आप 1-2 दिन जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आपके ब्रेस्ट बहुत बड़े साइज के रहते हैं और वो हार्ड भी रहते हैं, पर जैसे 2-3 सप्ताह हो जाते हैं तो आपका ब्रेस्ट थोड़ा नरम होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसमें फैट आपका बर्न होने लगता है उस समय। अब ये जो है आगे चल के माँ को लेटर स्टेजेस में जो खतरनाक बीमारी हो सकती है, ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, इसकी रिस्क ब्रेस्ट फीडिंग से कम होती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो 6 महीने तक की माँ करती है, तो 2 प्रेगनेंसी के बीच में ये स्पेसिंग करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यानी ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, गर्भ निरोधक का काम करता है। अब कुछ भ्रांतियां फैली है यंग जनरेशन के मदर में कि ब्रेस्ट फीडिंग उनका वेट गेन, यानी ब्रेस्ट फीडिंग करने से वजन बढ़ता है या फिर उनकी फिगर खराब होती है। ये बिल्कुल उल्टा है, इसके आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करने से आपका वेट भी लूज होता है, क्योंकि फैट बर्न होता है और आपकी जो फिगर है वो रिगेन होती है। तो आप स्तनपान जरूर कराइए। अब कोलोस्ट्रम क्या है, सबसे पहले जो स्तन से, माँ के स्तन से आने वाला जो पहला गाढ़ा पीले कलर का जो मिल्क है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत फहमी के कारण कोई कोई कम्युनिटीज़ के लोग क्या करते हैं, इसको पॉइजन समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि कोलोस्ट्रम ही एक है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, यानी जो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले जो तत्व है ये कोलोस्ट्रम में ही है। सबसे पहला जो दूध, गाढ़ा पीला जो दूध आने वाला आता है, जो कोलोस्ट्रम है, उसमें ही ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं और इसमें विटामिन भी रहते हैं, विटामिन ए और ई, ये फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं, लेकिन ये भी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें जो एक एंटीबॉडी रहते हैं आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन इन पेट संबंधित बीमारियों से बच्चे की रक्षा करते हैं।
भले ये फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में कम हो ये कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ये एज कम्पेयर टू मैच्योर्ड मिल्क, लेकिन प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। ये 2 से 3 दिन लगातार आते रहता है धीरे धीरे करके। इसी से फिर आगे का जो मैच्योर्ड मिल्क आता है वो इसके बाद में आता है। इसलिए हमको ये पिलाना बहुत ज़रूरी है। कम क्वांटिटी में आता है, 20-30 ml 50 ml तक हो सकता है, क्योंकि आप एक ग्लास दूध का खोया अगर बनाते हैं तो वो जो क्वांटिटी है वही कोलेस्ट्रॉल है। तो आगे जाके इसी से जब आप ये पिलाओगे तो आगे जाके आपको मैच्योर्ड मिल्क आएगा। और आपको ये पहले दिन कोलेस्ट्रॉल ही आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसको बार बार बच्चे को पिलाने का है। 2-2 घंटे में फीडिंग करने की बच्चे को उस समय, क्योंकि आप जैसे जैसे डिमांड बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉडी को मैसेज जाएगा कि दूध तैयार करना है, दूध तैयार करना है। जैसे डिमांड बढ़ी वहाँ सप्लाई चालू हो जाता है। तो इसी तरह ये भी सप्लाई आपको मैच्योर्ड मिल्क का फिर आगे में अच्छे से आएगा। अब ये क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो है पेरिस्टाल्सिस बढ़ाता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, अतड़ियों की मूवमेंट वो बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि बच्चे की जो पहली जो लैट्रिन होती है जिसको हम म्यूकोनियम कहते हैं, वो 24 आवर्स के अंदर निकलना चाहिए। वो म्यूकोनियम डार्क ग्रीन कलर की लैट्रिन रहती है। तो ये निकालने के लिए ने पेरिस्टाल्सिस बढ़ेंगे, मूवमेंट अगर बढ़ती है इंटेस्टाइन की, तो स्टिमुलेशन मिलता है उसको कोलेस्ट्रॉल पिलाने से, तो वो जल्दी बाहर निकलने के लिए हेल्पफुल रहता है। और माँ को कैसे हेल्पफुल रहता है ये कोलेस्ट्रॉल, माँ की जो ड्राई निपल रहती है उसको ये ऑयल जैसा लुब्रिकेट करता है, ताकि आगे जाके मदर को क्रैक निपल या फिर निपल में घाव नहीं होते कोलेस्ट्रॉल पिलाने से। अब ये लैक्टेशनल फेलियर कि आप बहुत सी महिलाएं एक ही कंप्लेंट करती है कि मेरे को दूध आया ही नहीं या फिर मेरा लैक्टेशन फेलियर हो गया। तो इसके कारण क्या क्या है अभी हम देखते हैं। मैंने पहले भी ये स्लाइड आपसे शेयर की है। इसमें मैंने बताया एक ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको बच्चे को स्तन को लगाना है, स्टिमुलस जनरेट होगा, पिट्यूटरी में जाएगा और वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होंगे। यही सिर्फ ये और यही कारण है जिससे आपको स्तनपान शुरू होगा। ये अगर आप मिस करते हो तो लैक्टेशनल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पहले जो 45 मिनट्स टू 1 आवर बेबी बहुत एक्टिव रहता है और वो सकिंग रिफ्लेक्स भी उसका बहुत स्ट्रांग रहता है। तो इस समय आपको उसको स्तनपान कराना, आधे से 1 घंटे के अंदर उसको स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको माँ को गाल से गाल लगाते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूर करते हैं। उससे क्या हो जाता है, ऑक्सीटोसिन ये जो हार्मोन है इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि एक ममता जागृत हो जाती है। माँ के मन में एक ममता जागृत होती है और ममता के कारण ये ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो जाता है पहले। तो ये लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है कॉन्ट्रैक्शन का वो बढ़ाता है। और ये जब हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं, ऑक्सीटोसिन जब सीक्रेट होता है तो उसी साथ वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो प्लेसेंटा की भी डिलीवरी इजी हो जाती है। और पीपीएच जो पोस्टपार्टम हेमोरेज है डिलीवरी के बाद का, वो भी इससे रोक कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल ने पहले से ब्रेस्ट क्रॉल भी करते हैं। ब्रेस्ट क्रॉल क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चा है जिसको कोई तकलीफ नहीं है, तुरंत होते से ही रोया है और उसको अगर कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको तुरंत में पहुँच के माँ के वो प्लेसेंटा कट करके 1 मिनट 1 सेकेंड के बाद में प्लेसेंटा को कट करते हैं और उसके बाद में उसको उल्टा लिटा देते हैं पेट के ऊपर बच्चे को। तो बच्चा क्या करता है कि क्रॉल करता है अपने आप से, यानी उल्टा लिटा के, जैसे दोनों ब्रेस्ट के बीच में उसका सिर रहता है। धीरे 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 10-15 मिनट में बच्चा खुद के पैर को सरकाते हुए क्रॉल करता है, वो आगे सरकता है और माँ के स्तन तक पहुंचता है, ढूंढता है वो, क्योंकि उसको पता है कि आजू बाजू की विसिनिटी में उसके लिए फूड है। इसका फूड है ना, माँ का दूध है। और जो ये जो ब्रेस्ट क्रॉल है ये क्यों इम्पोर्टेंट, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है, यानी माँ के गर्भजल का जो केमिकल रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो सेम स्मेल उसको ब्रेस्ट में भी मिलता है। तो वो इसलिए वो ढूंढते हुए क्रॉल करते हुए ऊपर सरकता है और वो ब्रेस्ट फीडिंग खुद से चालू कर देता है। इसको ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं। अब ये जो पोस्टपार्टम हेमोरेज है, पहले मैंने बताया ऑक्सीटोसिन उसको हेल्प करता है और बेबी बहुत अलर्ट रहता है, इजीली सक करता है। इसलिए जल्दी से जल्दी, चाहे आपका सिजेरियन सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी में 1/2 से 1 आवर के बीच में करना पड़ता है और सिजेरियन सेक्शन में 4 to 6 आवर्स में करते हैं। कभी कभी जल्दी भी कर सकते हैं अगर मदर कंफर्टेबल है तो।
तो इससे क्या हो जाता है कि तब तक आप सिज़ेरियन सेक्शन भी हुआ है, तब तक आप बच्चे को कुछ ना देने की कोशिश करें, उसको डायरेक्टली ब्रेस्ट मिल्क को लगाएँ ताकि उसका सकिंग रिफ्लेक्स जनरेट हो जाए। नेक्स्ट होती है। अब मैच्योर्ड मिल्क जो है, यानी जो आगे चल के वो कोलोस्ट्रम के बाद में आने वाला जो मैच्योर्ड मिल्क है, जिसमें सब रहता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, उसका वॉल्यूम धीरे-धीरे इंक्रीज़ होता है, 100 ml तक के जाता है, सेकंड डे, थर्ड डे पर, और फिर वो वॉल्यूम उसका बढ़ता है 500 तक सेकंड वीक में, 500 ml हो जाता है वो दूध, और 700 से 800 ml वो 5 से 6 महीने में आता है। अब इसमें एक ही मैकेनिज्म है, वही सकिंग वाला। जब सकिंग करेंगे तो प्रोलैक्टिन होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीटोसिन तैयार होगा, सकिंग से मिल्क इंजेक्शन होगा, लैक्टेशन मेंटेन होगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? जो फीमेल फैमिली मेंबर रहती है, एल्डरली, जो बड़ी बुजुर्ग महिला, जो वो माँ, जो लेडी रहती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसकी वो माँ रह सकती है या उसकी सासू माँ रह सकती है या और कोई एल्डरली फीमेल रह सकती है। तो इनका रोल बहुत ही क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाता है, इससे वो एनकरेज, यानी ये लोगों ने क्या करना चाहिए कि माँ को एनकरेज करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कर सके। उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि तुम ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कर सकती हो, उसको हेल्प करना चाहिए ब्रेस्ट को लगाने को। अगर ये फैमिली मेंबर किसी कारणवश उनको डिमोरलाइज करती है कि नहीं, अरे बच्चा रोता है, बच्चा तो अलग अलग कारण से रोता है, और जब वो सकिंग, उसका भी फर्स्ट पहला ही दिन रहता है ना, जब वो यानी एडजस्ट होने के लिए, तो अगर ये लोग उस समय बोलते हैं कि तुमको दूध नहीं आता, तुमको दूध नहीं आता, तो इसमें वो दो बातें कर रहे हैं। एक तो उसका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, उसका डिस्करेज कर रहे हैं उसको, और दूसरी बात ऊपर का ये कुछ ना कुछ उनको दे देते हैं। तो ये देने से क्या होता है, सकिंग रिफ्लेक्स उसका पुअर हो जाता है, और फिर पुअर ब्रेस्ट मिल्क निकलता है, और इसी में बोलते हैं कि अरे मेरे को तो दूध ही नहीं आया, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो एक ही कारण है कि उसको आपने स्तन को नहीं लगाया, स्तन फीडिंग प्रॉपर टाइम में नहीं किया, तो लैक्टेशनल फेल्योर होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड मदर की बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। और आर्टिफिशियल फीड्स जो है, ये अगर 6 महीने के पहले ही आपने उसको ऑफ़र किए, तो लेट डाउन रिफ्लेक्स और वो डिमिनिश आउटपुट हो जाएगा ब्रेस्ट मिल्क का। मदर टोटली स्ट्रेस फ्री चाहिए, एंग्जाइटी उसको बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत कंफर्टेबल चाहिए। लैक ऑफ प्राइवेसी भी, अभी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जब बच्चा घर में आता है तो विजिटर्स की लाइन लग जाती है, बहुत सारे विजिटर्स आती है फैमिली का, कभी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं फैमिली में, लिमिटेड स्पेस रहती है, तो मदर को प्राइवेसी नहीं मिलती, तो उसको कभी कभी वो उसको शर्म आती है, लाज आती है, तो वो भी उस समय वो स्तनपान नहीं करती। इस ये भी एक कारण हो सकता है डिक्रीज लैक्टेशन के लिए, रिफ्लक्स उसका रिड्यूस होता है। और अर्ली इंट्रोडक्शन टू टॉप फीडिंग, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, डब्ल्यूएचओ ने वैसे भी बताया एक्सक्लूसिव 6 महीने तक के आपको स्तनपान ही करना है, लेकिन कोई जो महिलाएं रहती है, माताएं रहती है, उनको लगता है कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भरता, तो ऊपर का वो सेमी सॉलिड फूड उसको चालू कर देती है पिलाना। इससे क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क से वो वंचित रह जाता है बच्चा। अब मदर्स एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि स्तन यानी लैक्टेशनल फेलियर के लिए, क्योंकि आजकल तो लैक्टेशन लीव भी मिलती है, लेकिन कहीं जगह माओ को बहुत जल्दी ज्वाइन करना पड़ता है, और ये आज का बहुत ज्वलंत टॉपिक है कि एम्प्लॉयमेंट एक ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं होता है उनका। तो ये एक कर सकती है, जब भी आपको जाना है, आपका जो टाइम पीरियड है, उस बीच आप आपका ब्रेस्ट मिल्क निकाल के, ब्रेस्ट पंप को एक अटैच बॉटल भी आती है, उसमें आप निकाल के रख सकते हैं, या अलग अलग कंटेनर्स में, प्लास्टिक के कंटेनर में आप उसको भर के रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, और जब भी बच्चे का टाइम होता है दूध पिलाने का, तो जो भी उसको अटेंड करने वाला जो जो रहेंगे, उनको आप बता सकते हैं कि ये कंटेनर निकाल के उसको थोड़ा हल्का सा पानी गर्म करें और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएं। ये ओटीजी या ये आपको उस वैसे गर्म नहीं करना है, क्या मतलब है, माइक्रोवेव या ओटीजी में आप गर्म मत करिए उसको, थोड़ा कुनकुना ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइए और फिर बेबी को फीड करिए, ताकि उसको वो बेनिफिट्स मिलेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के। अब साइन ऑफ हंगर क्या क्या रहता है बेबी में, जैसे वो सकिंग साउंड करता है, जैसे चूसने का आवाज आता है, इधर उधर मुंडी घुमाता है, देखता है, पुटिंग मुंह में उंगली डालता है, और जैसे वो सर्च करता है माँ के निपल को, और बॉडी मूवमेंट्स। अब जो क्राइंग जो है, वो जो रोना रहता है ना,
वो सबसे आखिरी रहता है। अपन बोलते हैं ना वो बच्चा चिढ़ जाता है। तो इसके जब आपको ऐसी साइंस दिखती है बच्चे का, इधर-उधर इधर-उधर देखना या सकिंग करना, तो आप उसको स्तनपान शुरू कर सकती है, क्योंकि जब वो रोने लगता है, वो चिढ़ता है वो, उस समय वो निप्पल को पकड़ता नहीं है। तो इसमें आप बच्चे को तकलीफ होती है। अब ब्रेस्ट संबंधित मदर्स की क्या-क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला प्रॉब्लम जो है एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्या है? अब जो आपका जो दूध तैयार होता है, ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में जब दूध तैयार होता है, वो जो ट्यूब्स मैंने बताया वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे जब दूध जमता है, ज़्यादा दूध जमा होता है और आपका पुअर रिजेक्शन यानी बाहर आप निकाल नहीं रहे, उसको बरोबर प्रॉपर फीडिंग नहीं कर रहे, इनसफिशिएंट आपका नर्स रहा है, तो उसमें और कभी-कभी लेट डाउन रिफ्लेक्स भी फेल्योर हो जाता है, उसके कारण वो दूध वहीं के वहीं जमता है। इसके कारण ब्रेस्ट हेवी हो जाती है और पेन भी हो सकता है। इसमें आप ब्रेस्ट पंप बहुत ईज़ी मेथड है दूध बाहर निकालने का, अगर ऐसा जम जाता है। और फ्रीक्वेंट आप नर्सिंग करिए, बार-बार बच्चे को दूध पिलाइए और ब्रेस्ट की हल्की-हल्की टिप ऑफ फिंगर से आप मसाज कीजिए और उसको सेकिए। और टर्किश का टॉवल लेके गर्म पानी में डुबा के कोल्ड और हॉट दोनों फर्मेंटेशन वैसे कर सकते हैं ब्रेस्ट को। मैस्टाइटिस, जब ये जमा हुआ दूध जो एनगॉर्जमेंट था, वो अगर जाके बढ़ता है और ज़्यादा जम जाता है, तो इसमें गठाने भी जम सकती हैं, जिसको लैक्टोसिस बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, डक्ट ब्लॉक भी हो सकता है या आपको एब्सेस भी हो सकता है, उसके गठान में पस भी, इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अगर आपको पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, आपको फीवर आ रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही, तो आपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को आपके, जिसमें डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देंगे, नर्सिंग टेक्निक्स बताएँगे रिमूवल के लिए, डक्ट अगर ब्लॉक है उसका भी आपको मेथड बताएँगे और एनाल्जेसिक्स वगैरह देके आपके पेन रिड्यूस करेंगे वो। अब एक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी रहता है। डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन यानी जो निप्पल में जो डक्ट्स खुलते हैं, जो मैंने आपको बताया है, वहाँ पे अगर आप टाइट क्लोथिंग रखते हैं, तो वो डक्ट्स जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं, तो फिर आपका दूध बाहर नहीं निकलेगा। इसमें आपको भी फ्रीक्वेंट लूज़ फिटिंग के कपड़े पहनने हैं, फ्रीक्वेंट नर्सिंग करना है, इसका भी ट्रीटमेंट वो ही है और मॉइस्ट हीट करके और मसाज करना है हल्के-हल्के ब्रेस्ट को और हॉट फोमेंटेशन करना है। अब सोर निपल जो है ये कैसे होते हैं? जैसे आप इम्प्रॉपर लैचिंग करेंगे, लैचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे को निपल मुँह में देना, उसको हम लैचिंग बोलते हैं। वो टेक्निक बहुत यानी अच्छा लैचिंग होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया निपल के साथ-साथ ये एरियोला भी उसके मुँह के अंदर चाहिए, मैक्सिमम एरियोला, ताकि क्या होता है कि बच्चा जब प्रॉपर लैच होता है, तो माँ को तकलीफ नहीं होती है। इस सोर निपल की तकलीफ सिर्फ़ बच्चा अगर सिर्फ़ निपल को खींचता है, तो वहाँ पे क्रैक होता है और इंजरी होती है, माँ को घाव भी हो सकता है। तो ये जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही पेनफुल रहती है। उस समय आप ऑइंटमेंट्स अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप खुद का मिल्क निकाल के भी वहाँ लगा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और लैचिंग पोज़ीशन जो है वो आपकी बहुत करेक्ट होना चाहिए। अब इन्वर्टेड और फ्लैट निपल्स जो रहते हैं किसी-किसी को, ये नेचुरली किसी-किसी महिलाओं को रहते हैं। तो इसके सिरिंजिंग मेथड रहता है, जो मैं आगे आपको अगर टाइम मिला तो वीडियो दिखा दूँगी उसका। ब्रेस्ट पंप से भी हम ब्रेस्ट पंप को जो अटैच ये रहता है बॉटल, उससे अगर हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो निपल वो बाहर निकलती है और उसी को पकड़ के अगर हम बच्चे को लगा देते हैं, तो वो उसके नेगेटिव प्रेशर से वो बाहर रहती है और आप उसको दूध पिला सकते हैं। सिरिंजिंग मेथड में सिरिंज को हम कट करते हैं सामने से 10 ml की सिरिंज और प्लंजर को उल्टा लगा के वो खींचते हैं 2-2 मिनट तक के। तो ऐसे 2 से 3 वीक्स करने से और वैसे ही निप्पल बाहर निकलती है, वैसे ही अटैच कर देते हैं बेबी को। तो ऐसा करने से कुछ दिन के बाद वो निप्पल थोड़ी-सी बाहर आती है। निप्पल शील्ड को यूज़ करने को बोलते हैं, लेकिन निप्पल शील्ड का थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है कि बच्चे को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है निप्पल शील्ड के लिए और जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो कम होने के कारण वहाँ पे इनपुट जो स्टिमुलस कम जाता है, तो कुछ दिन के बाद आपका मिल्क सिक्रेशन कम हो सकता है। इसमें सबसे ईज़ी और कंफर्टेबल मेथड आपको ब्रेस्ट पंप की है और सिरिंज की भी है। सिरिंज भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये लैचिंग पोज़ीशन है। अब आप इसको गौर से देखिए स्लाइड को। लेफ्ट साइड में आपको जो बच्चा दिख रहा है, उसके मुँह के अंदर एरियोला निपल के साथ-साथ जो साइड वाला जो सर्कल है एरियोला, वो मैक्सिमम है। ये इसको गुड अटैचमेंट बोलते हैं, गुड लैचिंग बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, आपको मैंने जो ब्रेस्ट का जो फ़ोटोग्राफ दिखाया उसमें जो डक्ट्स हैं, वो भी उस उधर से स्क्वीज़ होते हैं और
पूरा दूध जो फोर मिल्क और हाइंड मिल्क रहता है, फोर मिल्क का मतलब जो पहले आने वाला जो दूध रहता है उसको पानी ज़्यादा रहता है, उसमें मीठा पानी रहता है। बाद में जो हाइंड मिल्क आता है उसमें पूरे पोषण तत्व आते हैं साथ साथ। माँ के दूध में 70% वाटर रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि पानी की उसकी जो ये है ज़रूरत वो इस तरह से पूरी होती है। और ये जो लैचिंग प्रॉपर रहता है तो माँ को सोर निपल्स तो नहीं होती, निपल को क्रैक नहीं होती। बच्चे को भी अगर ये जो राइट साइड में दिख रहा है पुअर अटैचमेंट, इसमें बच्चा सिर्फ निपल को खींच रहा है, उसको भी तकलीफ कैसी होती है कि उसको सिर्फ फोर मिल्क मिलता है, हाइंड मिल्क नहीं मिलता, उसका पेट नहीं भरता, उसका वेट गेन नहीं होता और बच्चा चिड़चिड़ापन करता है। तो माँ और बच्चे के को दोनों को प्रॉब्लम होते हैं अगर हमने उसको गुड अटैचमेंट नहीं दिया, गुड पोजीशन नहीं दी। अब इसके बाद में आपको 2 वीडियोस दिखाए जाएंगे जिसके माध्यम से आपको ये जो मैंने अभी लैचिंग जो बताई वो इसका एक एनिमेटेड वीडियो है, और इसके बाद में ड्यूरिंग फीडिंग आपकी पोजीशंस क्या-क्या होनी चाहिए वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। दिख रहा है वीडियो? चालू करो। वीडियो दिसत आहे का दीदी? वीडियो हेलो? नहीं दिख रहा है। अब वो ये हाँ, थांबा थांबा। स्लाइड शेयर का आपका चालू है ना? अच्छा, स्लाइड शेअर चालू आहे. आता दिसत आहे? अभी भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख हाँ? हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। स्टार्ट करिए आप। हाँ, चलो. If your baby doesn't attach properly, she may not take enough breast into her mouth. Your nipple will rub against the hard part of her mouth at the top. You may get sore, and your baby may not be able to take enough milk from the breast. She may seem hungry all the time or not gain weight. Also, a build-up of milk in your breasts can be a cause of other problems, like mastitis. You can avoid difficulties like these by ensuring that your baby attaches well at the breast. To do this, bring your baby's nose directly opposite the nipple. Then let her head tip back a little so that her top lip can brush against your nipple. This should help her open her mouth. When her mouth is open wide, bring her to the breast with her head tilted back and chin leading. Your baby can then take in a large mouthful of breast, not just the nipple. The breast will be drawn deep into her mouth, so your nipple will go all the way back to the soft part of her mouth. Your baby will be able to take all the milk she needs, and you won't get sore. इस वीडियो मध्ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से बच्चे को लेके आपको दूध पिलाना है वो बताया जाएगा. स्तनपान कैसे करें, इसमें आपका फिर से स्वागत. आज हम ये देखेंगे कि स्तनपान देते समय बच्चे को कैसे पकड़ें. पहली बात ये है कि इसका ऑडियो बढ़ाइए, आवाज क्या दी? वीडियो का आवाज बढ़ाइए, ऑडियो वीडियो का. माँ की तरफ फुल आवाज आहे. मुड़ा हुआ होना चाहिए. सिर्फ उसकी गर्दन ना मुड़ी हो. गर्दन टेढ़ी हो तो बच्चे को तकलीफ होने लगती है और बच्चा जल्दी ही दूध पीना छोड़ देता है. तो बच्चे का पूरा शरीर माँ की तरफ मुड़ा हो. दूसरी बात यह है कि बच्चे का और माँ का पेट एक दूसरे से लगा हो. इससे ममता बढ़ती है. ये स्पर्श होना चाहिए, स्किन टू स्किन टच होना चाहिए. इससे माँ का दूध भी बहने लगता है. ध्यान रहे कि बच्चे का
जाता है तो वो सीधी पीठ करके आराम से सहारा लेकर बैठे, और अगर थकी हो तो लेटकर भी वो साइड से बच्चे को पिला सकती है। अगली बात यह है कि दूध पिलाते वक्त माँ ने अपना स्तन सी आकार में पकड़ना चाहिए, उंगलियां नीचे और अंगूठा साइड पर। बच्चे को गोद में लेने के बाद माँ अपने निप्पल को बच्चे के ऊपर वाले होंठ से छुए तो बच्चा आ करके बड़ा मुंह खोलता है, तभी माँ अपना स्तन बच्चे के मुंह में दे दे। ऊपर का होंठ छूने से स्तन के नीचे का जो गहरा रंग है वो हिस्सा बच्चे के मुंह में जाता है, तो बच्चा अच्छी तरह से दूध खींच सकता है। माँ फुटबॉल तरीके से साइड से भी पिला सकती है। जुड़वा बच्चे हो तो दोनों स्तनों से एक साथ दोनों बच्चों को पकड़कर दूध पिलाया जा सकता है। अगली जरूरी बात यह है कि बच्चे की स्तन की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ढीली नहीं। पहली तस्वीर में पकड़ का सही तरीका बताया गया है और दूसरी तस्वीर में पकड़ का गलत तरीका। पहली तस्वीर में बच्चे ने मुंह बड़ा खोला हुआ है, स्तन के गहरे रंग का हिस्सा बच्चे के मुंह में गया है, बच्चे का नीचे का होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और बच्चे की ठोड़ी यानी कि चिन माँ के स्तन पे टिकी हुई है। ऐसी पकड़ रही तो बच्चा सही तरीके से दूध खींच सकता है। दूसरी तस्वीर में सिर्फ निप्पल के कोने का हिस्सा बच्चे के मुंह में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता, निप्पल में भी खरोंच आ सकता है। इसीलिए स्तन की बच्चे की पकड़ सही रहना बहुत जरूरी है। राइट। दिसत आहे दीदी? दीदी हो दिसत आहे. प्रिकॉशन ड्यूरिंग फीडिंग। सबसे पहले तो माँ को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कंडीशन में रहना चाहिए। जब माँ कंफर्टेबल रहेगी तो वो बहुत अच्छे से दूध स्तनपान ज़्यादा टाइम तक कर सकेगी और पॉजिटिव एटीट्यूड कॉन्फिडेंस उसने रखना चाहिए। और जैसे आपको बताया गया है कि 70% माँ के दूध में पानी रहता है, तो माँ का जो पानी का जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए दूध पिलाने के पहले एक गिलास आप पानी ज़रूर पिए और कुछ खा पी के ही आप बच्चे को दूध पिलाएं। नहीं तो आपके शरीर में अगर ग्लूकोज का प्रमाण कम है तो आपको चक्कर आ सकता है या फिर वीकनेस भी फील हो सकती है। और बार बार आप थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेस्ट को पंप करके दूध को निकालते रहे। दूध को जैसे ज़्यादा आप निकालोगे ऐसा प्रेस करके तो आपका जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है वो बहुत अच्छा रहेगा और एडिक्वेट लैक्टेशन आपको हो सकता है। और बच्चे को 10 से 15 मिनट तक के एक ब्रेस्ट से दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भ्रांतियाँ ऐसी भी है कि राइट ब्रेस्ट से पानी आता है और लेफ्ट ब्रेस्ट से मिल्क आता है। ये बिल्कुल गलत है। दोनों ब्रेस्ट से पहले पानी आता है, फिर बाद में हाइंड मिल्क जो न्यूट्रिशन के साथ में आता है, तो दोनों ब्रेस्ट से सरीका आता है। ये कुछ भ्रांति है, ऐसा नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि थोड़ी देर जैसे राइट साइड से पानी आता है, थोड़ी देर पिलाते हैं, फिर लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। जिस तन को आप लगाते हो उस तन को 10 से 15 मिनट पूरी तरह से बच्चे को दूध पीने दो, ताकि वो उसका पेट भर सके। वो सेटिस्फाइड होता है तब वो ब्रेस्ट को छोड़ देता है। अगर वो उसके बाद में भी रोता है तो आप उस समय उसको दूसरे ब्रेस्ट को लगा सकते हैं और आपको फीलिंग भी होता है कि आपकी ब्रेस्ट एम्प्टी हो रही है। आपको अभी बताया कि प्रॉपर लैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपका स्तनपान हो जाता है तो जो निप्पल रहती है उसको धीरे से बच्चे के मुंह के अंदर हल्की सी उंगली डाल के आपको निकालना है। आप निप्पल को खींच के निकालेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। निप्पल को आप बाद में प्लेन वाटर से वॉश करो, उसको ड्राई करो, उसको कवर करो। और जिस माँ को बहुत सीवियर पेन होता है तो वो ब्रेस्ट पंप से एक्सप्रेस करके दूध निकाल के पिला सकती है। अब रोल ऑफ प्रीलैक्टियल्स क्या है? अब प्रीलैक्टियल्स क्या है आप समझिए कि जो स्तनपान शुरू करने के पहले
जो चीज़ें दी जाती है उसको हम प्रीलैक्टियस बोलते हैं। उसमें शहद रहता है, जन्म घुट्टी रहती, गाय का दूध भी रह सकता है, गोट्स मिल्क भी रह सकता है, सौंफ का पानी रह सकता है या फिर गुड़ का पानी। लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही गलत है, ये नहीं देना चाहिए। आजकल शायद इसकी प्रैक्टिस कम हो रही है और बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके माध्यम से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं बच्चे के पेट में, और उसका पेट फूल भी जाता है, उसके पेट में हवा जाती है, फिर बच्चा रोने लगता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट कैसा होता है, उसका पेट फूलता है तो वो सकिंग नहीं करता, माँ का दूध खींचता नहीं है, और जहाँ उसने माँ का दूध खींचा नहीं वहाँ पे वो जो मिल्क का आउटपुट है वो सप्रेस हो जाता है। और इसमें ऐसा रहता है कि कभी कभी आप शहद पिला देते हो उसको, चिकट पदार्थ रहता है जिससे वो चीज़ें एस्पिरेशन भी हो सकता है। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, वो श्वास नलिका में भी जाके एक्सीडेंट हो सकता है और इन्फेक्शन तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बेबी को अगर हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर अगर स्टिमुलस नहीं मिलता है तो जो लेट डाउन रिफ्लेक्स कम होता है और ऑक्सीटोसिन नहीं सीक्रेट होता है माँ के दूध में। अब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। बेबी तो सेल्फ जज रहता ही है। स्टार्टिंग में हमने बताया कि डिमांड ये फ्रीक्वेंट फीडिंग करो आप, जैसे 2-3 दिन में, जैसे डिमांड बढ़ाओगे तो वो सप्लाई आएगा उस तरह का। लेकिन बाद में बेबी खुद का सेल्फ जज रहता है, वो खुद को भूख लगी तो वो रोता है और वो डिमांड आपको समझ में आ जाती है कि बेबी को अभी दूध चाहिए। लेकिन वैसे भी हम 2 आवरली फीडिंग बताते हैं, लेकिन 2 से 3 आवर 3.5 आवर के आगे आपको रुकना ही नहीं है। भले बच्चा अगर सोया है तो उसको उठा उठा के दूध पिलाना है, नहीं तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और कैसा यानी फिक्स शेड्यूल नहीं रहता। डिमांड फीडिंग फिर नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं बाद में, 2 आवर फीडिंग तो इम्पॉर्टेंट ही है। और हर बेबी का सेटिस्फेक्शन जो रहता है उसके स्टमक की कैपेसिटी से रहता है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा दूध पी लेते हैं एक ही टाइम में, दोनों ब्रेस्ट से पी लेते हैं और क्वाइट लॉन्गर पीरियड तक के भी वो पीते हैं, तो वो सेटिस्फाइड ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। कोई बच्चे की कैपेसिटी पेट की कम रहती है, थोड़ा दूध पीता है लेकिन वो फ्रीक्वेंट डिमांड करता है। जनरली 10 से 15 मिनट तक के आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है ताकि वो मोस्टली बेबी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अब क्राइंग बेबी यानी जो बच्चा रोते रहता है, हरदम ऐसा नहीं है कि जो बच्चा रोता है उसको भूख लगी हो। अलग अलग कारण हो सकते हैं, कभी बच्चे को ठंडी लगती है, कभी उसको गर्मी लगती है, कभी कुछ चुभते रहता है, कभी उसको कीड़ा काटा रहता है, कभी कान में दर्द रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है। तो हर समय जो बच्चा रोता है तो उसको स्तनपान कराना ही जरूरी नहीं है। अगर अभी दूध पिया है और बाद में भी अगर सकिंग वो करता है और दूध पिला को लगाने से चुप होता है और सक करने लगता है तो समझ जाना वो हंगर से रो रहा है, और उसके बावजूद भी वो रो ही रहा तो समझ जाना कुछ अलग कारण से रो रहा है। कभी वो वेट हो जाता है, कभी आगे चल के टीथिंग प्रॉब्लम्स भी, दांत भी निकलते हैं, उस समय भी बेबी रोता है। तो बेबी सेल्फ जज है। और इसका जो है माँ को अश्योरेंस कब आएगा कि अपना बेबी का पेट भर रहा कि नहीं, उसके मिल्क सिक्रेशन से, उसके जो स्तनपान से बेबी को अगर वेट गेन होता है, नॉर्मली 15 to 30 ग्राम्स वेट पर डे बढ़ना चाहिए। वैसे उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो साधारण मैक्सिमम उसका 900 ग्राम तक के वजन एक महीने में बढ़ना चाहिए, 700 के ऊपर और 900 950 तक के। तो ये समझ जाना कि आपका बेबी को प्रॉपर फीडिंग मिल रही है। और दिन भर में अगर 8 से 10 बार वो यूरिन का पास कर लेता है 24 घंटे में, तो समझ जाना कि आपका दूध उसके लिए सफिशिएंट है। अब आर्टिफिशियल फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होता है कि बहुत से मदर्स को बहुत डर रहता है कि मेरा बच्चा अंडर फीडिंग हो रही है, उसको अंडर फीडिंग हो रही है, इसलिए वो जल्दी जल्दी यानी 6 महीने के पहले हम जो अन्नप्राशन जो संस्कार करते हैं वो छठे महीने से ही क्यों करते हैं, क्योंकि 6 महीने तक की माँ का दूध ही बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन कुछ मदर फियर के कारण जल्दी ही फॉर्मूला फीड या ऊपर का सब चालू कर देते हैं, लेकिन बॉटल फीडिंग हमारे यहाँ पे कंटेमिनेशन के कारण इसको डिस्करेज किया जाता है, यानी हम एडवाइस नहीं करते बॉटल फीडिंग के। जो बॉटल फेड बेबीज रहते हैं वो बेबीज को डायरिया होने के चांसेस, पेट के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम उतनी स्टेराइल प्रोसीजर नहीं यूज़ करते। और कभी कभी क्या हो जाता है कि यही दूध को बहुत डाइल्यूट करने में आता है, जैसे आधा दूध आधा पानी मिक्स करते हैं, तो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, उसको फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। और अंडर एक्सेप्शनल केसेस हम बच्चों को टॉप फीड दे सकते हैं बेबीज को, जैसे ट्विन बेबीज है जिसकी मदर की डेथ हुई है, या फिर एडॉप्टेड बेबीज है, इसमें हम डेयरी मिल्क एडवाइस करते हैं, काउज मिल्क, या फिर फॉर्मूला फीड अगर कोई दे सकता है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आयरन वगैरह सब फोर्टिफाइड रहता है और वो माँ के दूध के पास आने यानी नियर अबाउट वो उन्होंने बनाए हैं कुछ जो स्टैंडर्ड जो कंपनीज है
वो उस दूध के लेवल तक के बनाने की कोशिश उन्होंने की है। जब हम काउज मिल्क या डेयरी मिल्क देते हैं तो अनडाइल्यूटेड फॉर्म में आपने यूज़ करना चाहिए। और डेयरी मिल्क का ड्रॉबैक क्या है कि इसमें अपने को आयरन उसमें कम रहता है। आयरन कम होने से बच्चे को एनीमिया होता है, इसलिए आपको आयरन सप्लीमेंट्स करना पड़ता है, मल्टीविटामिन के ड्रॉप्स देने पड़ते हैं। और ये जो डेयरी मिल्क रहता है इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। हम जैसे बच्चे 6 महीने तक के बच्चे को अगर वो स्तनपान के ऊपर है तो उसको ऊपर का पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन जब हम गाय का दूध पिलाते हैं तो उसको ऊपर का पानी देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम का जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए हमको बच्चे को पानी पिलाना पड़ता है। अभी जो कमर्शियल जो फार्मूलाज है उसमें सब कुछ एडेड रहता है, इसलिए उसमें कुछ सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कैल्शियम उसमें फॉस्फेट्स भी रहते हैं, तो बच्चे को कभी कभी कैल्शियम डिफिशियंसीज भी हो सकती है अगर डेयरी मिल्क पे है तो, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट तैयार हो जाता है, कैल्शियम बाइंड हो जाता है फॉस्फेट से। अनफॉर्चुनेटली जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाले जो पीपल है उन्होंने देहातों में जो रहते हैं उन्होंने उल्टा माँ को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देके उसकी तरफ अच्छा ध्यान देके उसका सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, क्योंकि उनको माँ के दूध से ज़्यादा इकोनॉमिकल कोई चीज़ नहीं है। अब ये एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है बॉटल फीडिंग के? वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वाइडली प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बॉटल फीडिंग की, क्योंकि वहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो करते हैं। इंडिया में इसको इनकरेज नहीं करते हम लोग, क्योंकि कंटेमिनेशन के चांसेस है, जीआई इन्फेक्शंस होते हैं, और आगे चल के जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको बॉटल की जो निप्पल रहती है और माँ के निप्पल में कंफ्यूज होता है। वो क्या करता है कि बॉटल से ज़्यादा पीने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉटल में उसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। और निप्पल का क्या है, बहुत खींच के उसको दूध लेना पड़ता है माँ का, तो जब बॉटल से मिलता है तो बॉटल को प्रेफरेंस वो देता है। और अर्ली इन्फेंसी में इन्हें 3 महीने 2 महीने में ही अगर अपन बॉटल से फीडिंग करना शुरू कर देते हैं तो मदर्स मिल्क के न्यूट्रिशन से उसको डिप्राइव होता है और मदर्स मिल्क सिप्रेस भी होता है। और कुछ दिनों के बाद में ये बच्चा बॉटल को एडिक्टेड भी होता है, हर चीज़ वो उसी से पीने को देखता है। जब बड़ा हो जाता है 3 4 5 साल का तो बॉटल से पीते रहता है, तो ये एक गलत बात हो जाती है। और अगर सेकेंड हाफ जो रहता है 1 ईयर का, 1 ईयर बहुत ही पहला जो साल रहता है बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 6 महीने तक के सिर्फ स्तनपान, और 6 महीने के बाद में स्तनपान के साथ साथ ऊपर का सेमी सॉलिड जो फूड हम लोग जो घर में खाते हैं वही उसको दे सकते हैं, जैसे खीर है, चावल की खीर है, दूध रोटी है, भिगा के उसको सेमी सॉलिड यानी उसको भिगा के रखो और ग्राइंडर में उसको स्मैश करो पूरा, और वो जो सेमी सॉलिड जैसे सेरेलैक वगैरह जैसा बनता है, ऐसे घर की सब चीज़ हम उसको हमारे साथ साथ खिला सकते हैं। स्मूदीज़ वगैरह बना सकते हैं आप फ्रूट्स के साथ में, या फिर उसको पालक का सूप, या फिर दाल का पानी, या ऊपर का कुछ भी सूजी वगैरह ऐसा दे सकते हैं आप, पर वो सेमी सॉलिड रहे। लेकिन 6 महीने के बाद में उसको ये सब चालू करना ज़रूरी है, नहीं तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसको वैसे भी हो सकती है और ये एडिक्टेड हो जाते हैं बॉटल से। और कोई कोई बेबीज क्या करते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं इससे, क्योंकि वो एक दिन भर में बॉटल से बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं, 1 से 1.5 लीटर तक के पर डे वो पी सकते हैं दूध। इसमें क्या हो जाता है, फुल क्रीम का जो मिल्क रहता है फैट सेल को इंक्रीज करता है, और चाइल्डहुड से उनको फिर ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं वो। और इससे अपोजिट लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के जो मदर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, दूध को ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं और इन्हें थोड़ा सा दूध ज़्यादा टाइम तक के पुराने की कोशिश करते हैं। इसमें वो बच्चा वीक हो जाता है, मैरास्मिक हो जाता है। बर्पिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, हर समय आप उसको ऐसे कंधे पर लेके आपको उसको अपराइट पोजीशन में पकड़ना है, ताकि वो जब दूध पीता है बच्चा, उसके साथ साथ उसके पेट में हवा भी जाती है, उसको एरोफेजिया बोलते हैं। तो वो जो बबल जमता है इसका हवा एयर बबल जो रहता है वो निकलना बहुत ज़रूरी रहता है। बच्चे को ऐसा आप अपराइट पकड़िए, उसके पीठ के ऊपर ऐसे हाथ घुमाइए और उसको पैट करिए, थोड़ा थपथपाइए हल्का हल्का सा, 10 मिनट तक के ऐसा करते रहिए, तो अपने आप वो डकार निकालेगा, और जब ये डकार निकालेगा तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप ये बर्पिंग नहीं करते हो तो बच्चे को पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसका पेट दुख सकता है, या फिर वो उल्टी भी कर सकता है। जब ये सब करने के बाद में आप बच्चे को राइट लैटरल पोजीशन में यानी राइट साइड में उसको रखिए, ताकि वो अगर कुछ निकालता भी है अंदर से तो एस्पिरेट न हो जाए, सांस नलिका में नहीं न जाते हुए चोकिंग भी नहीं होगा उसको, अगर आप राइट लैटरल पोजीशन में सुलाते हो तो। बाद में आधा पौन घंटे के बाद आप लेफ्ट साइड में उसको सुला सकते हो। अब ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के गाइडलाइन के अनुसार
6 महीने तक के एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग करिए। 6 महीने के बाद में जो मैंने अभी सेमी सॉलिड फूड जो बताया उसके साथ-साथ आप 2 साल तक के उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। मदर ने एनकरेज करना चाहिए बच्चे को और उसको टेस्ट डेवलप करनी चाहिए, नहीं तो उसको अगर एनीमिया होता है, अगर वो सिर्फ बॉटल फीडिंग पे रहता है, एडिक्टेड हो जाता है, तो कुछ दिन के बाद उसको एनीमिया हो जाता है, लोह तत्व कम रहने के कारण। और जब एनीमिया होता है तो एनीमिया के कारण उसका एपिटाइट कम होती है। तो कोई माँ बोलती है ना कि सिर्फ ये हमारे दूध के ऊपर है, ऊपर का कुछ खाने को देखता ही नहीं। ये बहुत बड़ी कंप्लेंट्स रहती है मदर्स की। तो इसका एक ही कारण है कि लॉस ऑफ एपिटाइट एनीमिया के कारण होता है। तो आप ये सब फोर्टिफाइड उनको सब सेमी सॉलिड दाल, वाटर, टॉप मिल्क, सीरियल, सप्लीमेंट, सूप्स वगैरह सब आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ-साथ 2 साल तक की कर सकते हो आप। अब ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस। अब जब देखा गया है कि माँ ने दूध, जब वो बीमार पड़ती है तो माँ ने दूध पिलाना चाहिए क्या? अब इसका आंसर क्या है? जब आपको वायरल फीवर्स या छोटी-मोटी बीमारी रहती है, उसमें आप ज़रूर दूध पिला सकते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस में भी आप मिल्क पिला सकते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव न हो, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस नहीं चाहिए। एचआईवी, अगर मदर अगर एचआईवी पॉजिटिव है और बच्चा अगर नेगेटिव है, इसमें भी हम दूध नहीं पिलाते। और बच्चे को हम एचआईवी मदर्स में मिक्स दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए और 15% चांसेस ट्रांसफर के रहते हैं कि बच्चे को एचआईवी हो सकता है। इसलिए एचआईवी पॉजिटिव मदर्स को जरा सोच के ही अंडर गाइडेंस ही उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। और अगर आपको मेस्टाइटिस हुआ है, ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है, तो एक्सप्रेस मिल्क आप बच्चे को निकाल के पिला सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग के इतने फायदे हैं कि ये इलनेसेस के बावजूद भी उनको ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, ये रिकमेंड करते हैं। अब कोई जो बीमारी रहती है मैलिग्नेंसी, यानी किसी माँ को अगर कैंसर होता है या थायराइड की कोई ट्रीटमेंट, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स उसको चालू है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, यानी मिर्गी के जो अटैक आते हैं, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, अगर वो ड्रग्स आपको अगर चाहिए चालू है तो आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब बच्चे के क्या क्या कंडीशन है जिसमें हम दूध नहीं पिलाना चाहिए? अगर उसके ओठ फटे, लिप, उसको क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, नेजल ब्लॉक है, या इसमें एस्पिरेशन या चोकिंग के चांसेस रहते हैं। कभी-कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस भी रहता है, पर इसमें हम एंजाइम देके उसको लैक्टेज एंजाइम देके डाइजेस्ट कराते हैं मिल्क को, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन इस टाइप में भी बच्चे को अपने को अगर बच्चा सुस्त है, अगर उसको हाइपोग्लाइसेमिया वगैरह हो गया है, तो ज़बरदस्ती उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये एक स्पून है पलाडा करके, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे को ऐसे हम ये चम्मच से हम दूध पिला सकते हैं। ट्रेडिशनल स्पून है ये। अब केयर ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो धीरे धीरे कॉमन चेंजेस क्या क्या होते हैं ब्रेस्ट में? ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, उसका कलर चेंज होता है, और ब्रेस्ट सेंसिटिव भी हो जाती है, पेनफुल भी हो जाती है। और साइज बढ़ने से आप टाइट क्लोथिंग्स मत पहनिए, उधर लूज क्लोथिंग रखिए। रात के समय तो बिल्कुल ही लूज कपड़े पहन के सोना चाहिए, क्योंकि आपका सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए उस पार्ट में, ब्रेस्ट में, ताकि आपके उस समय डक्ट्स डेवलप हो रहे थे। और आपके जो ब्रेस्ट है उसको आप मसाज करिए, लेकिन टिप ऑफ फिंगर से, हल्के से आमंड ऑयल से आप कर सकते हैं, बादाम के तेल से। रफ मसाज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रफ मसाज रगड़ के करोगे तो आपको एंगॉर्जमेंट होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस है। 5 से 7 महीने जब प्रेगनेंसी के हो जाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा लीकिंग ब्रेस्ट से हो सकता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, कोलेस्ट्रॉम भी आ सकता है। ये नॉर्मल है, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रहा है। एरियोला का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आपका ड्राई निपल हो सकता है, क्रैक हो सकता है। इसके लिए आपको ऑयल की हल्की हल्की मसाज रोज रात में करना है। उसके साथ में आप आमंड ऑयल के साथ में इवियन की जो कैप्सूल आती है, विटामिन ई डाल के भी आप उसको ब्रेस्ट में ये निपल को आप हल्के से मसाज कर सकते हैं। आपको अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, काला काला या सफ़ेद कलर का ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, इचिंग होती है आपको एरियोला का, तो वो फंगल इन्फेक्शन रहता है। उसको आपको लोकल कुछ लगा के ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगी तो आपके बेबी को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सकिंग के ड्यूरिंग उसको डायरिया वगैरह हो सकता है। और ब्रेस्ट जो है सैगिंग हो जाती है, तो उसको गुड सपोर्ट दीजिए, एक्सरसाइज करिए, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशंस होता ही नहीं है, तो किसी को कोई डिजीज़ हो सकती है, या फॉल्टी न्यूट्रिशन हो सकता है, या लैक ऑफ हार्मोन्स हो सकता है, या आपने बहुत समय तक के अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए है, उसमें भी आपको लैक्टेशन नहीं होता। तो आप जब आपकी डिलीवरी होती है तो एक्सेस ब्लीडिंग होती है, स्ट्रेस रहता है, तो जिसके कारण आपको वीकनेस आया रहता है। इसलिए आपका डाइट
फुल ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट होना ज़रूरी है। आपको इसके पहले भी हमारे रानी बुतड़ा मैडम ने आपको बताया है कि किस तरह का गर्भवती का डाइट होना चाहिए, उसको ही फॉलो करते हुए आप आगे में भी लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन भी आप आपके तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरे फैमिली का ध्यान जब आप प्रेग्नेंट रहती हो आपकी तरफ रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चा आ जाता है सब कॉन्सेंट्रेट बच्चे की तरफ हो जाते हैं। लेकिन आपको आपका ध्यान रखते हुए आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। जो आप फूड खाते हो ज़्यादा गैसी ना हो, जिससे गैस पैदा हो, पेट आपका फूलता हो। स्पाइसी ऑयली फूड भी आपको अवॉइड करना है। प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना है, क्योंकि 70% वाटर है उसमें, तो आप जितना पानी पियोगी आपके शरीर से पानी कम होते जाएगा, तो इसलिए आपको पानी को मेंटेन करना है। वेट लॉस भी हो सकता है, लेकिन वेट लॉस का आप बिल्कुल भी विचार नहीं करना ड्यूरिंग लैक्टेशन। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, दौड़ना चालू कर देगा, तो आप उसके पीछे दौड़ोगी तो आपका वेट वैसे भी कम होने वाला है। सिजेरियन सेक्शन होता है, उसमें भी आपने रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइजेस ही करना चाहिए, और फिक्स टाइम टेबल आप बना सकते हो आपका, और नहीं होता है तो आपके हिसाब से आप 2 आवरली कुछ ना कुछ खाना आपको ज़रूरी है। क्योंकि और जो सप्लीमेंट्स आपको दिए रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन वगैरह, प्रोटीन पाउडर वगैरह, वो आपको ज़रूर ड्यूरिंग लैक्टेशन भी लेना है। मॉर्निंग में जैसे उषा पान आपको बताया गया है, आप पानी पियो, गुनगुना पानी भी पी सकते हो। बादाम जो है वो भिगो के आप खा सकते हो सुबह उठ के, और 1 गिलास दूध पियो आप। ब्रेकफास्ट में आप खीर बनाओ, खीर में फ्रूट जो रहते हैं उसके पाउडर आप मिक्स करके बना सकते हो, क्योंकि खीर से क्या होता है आपका दूध का प्रमाण बढ़ता है। तो ये खीर किस किस चीज़ की, खसखस की खीर, आड़े की खीर, और अलग अलग खीर आप बना सकते हैं। और आप नाश्ते में उपमा, पोहा, या फिर सॉरी पोहा नहीं, उपमा, शीरा, खीर, अलग अलग प्रकार का फ्रूट जूसेस या सूप्स ऐसे आप पी सकते हो। और ये गोंद का लड्डू जो रहता है, हमारे जो ट्रेडिशंस है जिसमें बोलते हैं ना मेथी का लड्डू खाना चाहिए। अब मेथी जो है उसमें ओमेगा 3 बहुत रहता है, और वो लैक्टेशन को हेल्पफुल रहता है। और गोंद के लड्डू भी जो रहता है वो भी रेजिन्स जो है वो मिल्क सिक्रेशन में हेल्पफुल रहते हैं। और जो फूड्स खास करके आपको खाने के हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन, वो है शतावरी। शतावरी एक ऐसा हर्ब है जो प्रोलैक्टिन सीक्रेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। मेथी में ओमेगा 3 रहता है, इसलिए मेथी खाने से आपको, यानी आधा कटोरी मेथी की सब्जी आप खा सकते हो, या डायरेक्ट मेथी के लड्डू बना के खा सकते हो। मेथी का पाउडर खाना तो बहुत कड़वा हो जाता है, इसलिए आप मेथी डायरेक्ट सब्जी खा सकते हो, या फिर मेथी के लड्डू आप मीठे बना के खा सकते हो। सौंफ जो है वो पेट साफ करने में तो उपयोगी है, तो आप एक वो सौंफ को आप भूंज सकते हो, और 1 चम्मच सौंफ के साथ 1 चम्मच आप मिश्री खा सकते हो। गार्लिक जो लहसुन है, वो भी लहसुन जो है वो ब्रेस्ट के कोशिकाओं को मजबूत करता जा है। रहा है डॉक्टर माधुरी। हाँ, बस 1 सेकंड। हाँ, लचीलापन बढ़ाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें बीटा कैरोटीन रहता है, आयरन, कैल्शियम, फोलेट्स और राइबोफ्लाविन वगैरह रहता है। तुलसी के पत्ते, लौकी, तुरई और टिंडा जो है वो दूध बढ़ाने में काम में आते हैं। और बादाम, काजू का अगर आप दूध पियोगे तो आपको अच्छे से दूध आएगा। और क्या क्या आपको अवॉइड करना है, जैसे किडनी बीन्स जो रहते हैं ना, चौलाई की ड्राई जो रहते हैं, वो चना, हरभरा, ये नहीं खाना चाहिए। रेड चिलीज नहीं खाना चाहिए। और जो गैस तैयार करते हैं, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ब्रोकोली, वो उसको अवॉइड करना है। कोल्ड और सार फूड भी आपको अवॉइड करना है। फूड प्रिजर्वेटिव जिसमें रहते हैं वो फूड अवॉइड करना है। जैक फ्रूट और कस्टर्ड एप्पल, इसलिए किसी किसी बच्चे को उसकी फूड एलर्जीज हो जाती है, इसलिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फीडिंग, एंड प्रॉपर फीडिंग कीप्स हैप्पी बेबी। थैंक you so much for listening me. All I have only of my Gurudev and Mataji's blessing. I am here. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सुनने के लिए। और गायत्री दीदी शर्मा दीदी, शांतिकुंज हरिद्वार, बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और संगीता सरस्वती दीदी और हमारी प्यारी उमा दीदी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला शिशु शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित और भावना से सक्षम बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।